मैंने एक असाइनमेंट भेजी थी आपको मूल कॉन्सेप्ट की, वो सॉल्व करना शुरू कर दिया या नहीं? यस। स्टार्टेड। ओके, तो अब आप ये बताओ, आपको ना इससे ज्वाइन करना। उस असाइनमेंट के डाउट्स आज ही लूँ कि नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास। ओके, तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों ने वो असाइनमेंट सॉल्व कर लेनी है, और आज हम थोड़ा सा आगे का टॉपिक ले लेते हैं। Next topic we are going to start is almost last chapter of this chapter. कोमल असाइनमेंट थी बेटे, मोल कॉन्सेप्ट की एक असाइनमेंट है that I'll share with you. ठीक है, मैं भेज देती हूँ बेटे। वरन्या को भी नहीं मिली समरी। क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है। ओके, कौन से बैच में नहीं है ये असाइनमेंट? आई चेक बेटा, मैं हो सकता है किसी एक बैच में डाल दी, दूसरे में नहीं डाली हूँ, तो आज मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगी सबको, जिनको नहीं मिली है उनको भी मिल जाएगी, और आज आप कर लेना, परसों की क्लास में देन विल डिस्कस इट। ओके राइट, तो अब हमारे पास टॉपिक है, the next topic we have is concentration terms. बेटे, जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब है जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन में कौन कितना प्रेजेंट है, उसका क्या टेस्ट है, उसकी क्या कंसंट्रेशन है, दैट वी हैव टू नोटिस। तो अक्सर क्या होता है जब हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे आपने नमक में चीनी डाल दी, तो देन वी टेस्ट इट, हम टेस्ट करके क्या पता करते हैं कि मीठा तेज है कि कम है, दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप किसी चीज़ को टेस्ट करके ये बताने लगते हो घर में खाने पीने की चीज़ों को, तो बेसिकली टेस्ट करने का मतलब व्हाट यू आर चेकिंग, तो यू आर गोइंग टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन, राइट। तो अगर मान लो नमक तेज हो तो आप क्या कहते हो कि कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है, अगर नमक कम हो तो हम ये कहेंगे कंसंट्रेशन थोड़ी कम है। तो हम कहते हैं कंसंट्रेशन का मतलब है किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना घुला हुआ है, उसका क्या अमाउंट डिसॉल्व है, दैट व्हेन एक्सप्लेन्ड इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। जनरली आपने सुना होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो आपने लैब में कभी गए हो तो आपने ये देखा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, and another term is concentrated solution. तो बेटे, जब हम dilute solution की बात करते हैं, सुना है कभी? हाँ जी बेटे, my voice is cracking. Just a minute. Just wait. अभी मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया है, ये ठीक हो जाएगा। ओके बेटे, कंसंट्रेशन टर्म का मतलब है whenever a solution is taken and that solution is termed as dilute or concentrated, it means we are going to tell the concentration.
डाइल्यूट का मतलब होता है बहुत कम सॉल्यूट, तो आप कहोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। Please repeat. I could not hear anything. ओके ओके, जस्ट अ मिनट बेटे। आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब है whenever a solution is going to be a solution is made, it has some solute per unit solvent। उसमें आप क्या करते हो, सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट के अंदर और एक सॉल्यूशन बन गया, राइट? वीडियो क्लियर नहीं? एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। सिग्नल स्ट्रेंथ क्लियर है, एक मिनट रुक जाते हैं। आप कुछ ठीक हुआ? ठीक हो गया? हाँ जी बेटे। अब कंसंट्रेशन टर्म्स वर्ड की बात कर रहे थे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टर्म कंसंट्रेशन। दोबारा से सुन लो सब लोग बेटे। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है पर यूनिट सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूशन बनाया, आपने दूध में शुगर डिसॉल्व किया, तो मिल्क प्लस शुगर आपने इसको सॉल्यूशन बना दिया और टेस्ट किया तो चीनी कम है। अगर चीनी कम है तो आप कहोगे इट मीन सॉल्यूशन इज स्टिल डाइल्यूट। अगर आपने चीनी और 2 चम्मच डाल दिए, फिर घोला उसे और आपको लगा कि अब कंसंट्रेशन बढ़ गई है, बहुत तेज चीनी है, तो आप कहोगे नाउ इट इज कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट? तो डाइल्यूट का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वी कैन से लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब कंसंट्रेटेड का मतलब होता है मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब लेस और मोर ये दोनों ऐसी टर्म्स हैं कि सबके लिए अलग अलग मायने रखती हैं। किसी के लिए इतनी सी भी बहुत ज्यादा होती है और किसी के लिए इतनी सारी भी बहुत कम होती है। तो लाइफ में जैसे आप नोट करो, किसी के लिए तो 100 रुपीज भी बहुत होंगे और किसी के लिए लाख भी बहुत जीरो जैसे हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हर बंदे के हिसाब से देखा जाए तो अमाउंट कम या ज्यादा डिफाइन नहीं किया जा सकता। यानी किसी के लिए चीनी 1 चम्मच में भी तेज हो जाएगी और किसी को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चीनी डाल के भी लगे कि अभी नहीं, अभी और ज़्यादा चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब वो कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो अभी सिग्नल सेटल हो जाएगा बेटे। अगर किसी के पास वीडियो ब्लर आ रही है तो अभी सिग्नल मेरी तरफ से ठीक जा रहा है, आपका उसके साथ जैसे कैच बनेगा ठीक हो जाएगा, यू विल गेट इट, राइट? ठीक हो गया? Yes, sir. तो वो कहते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन किया जाए, तो लेट्स डिफाइन देम। तो डिफाइंड कंसंट्रेशन टर्म्स, डिफाइन का मतलब होता है फिक्स्ड। जब किसी दो के लिए कोई टर्म ज्यादा कम ना हो, दोनों के लिए सेम है, किसी को ज्यादा लगती है तो लगती रहे, कम लगती है तो लगती रहे, हमारे लिए एक फिक्स्ड है। ठीक है, वो आपसे कहते हैं जैसे फिक्स्ड प्राइस शॉप। फिक्स्ड प्राइस शॉप इज नथिंग एल्स, दे आर गोइंग टू टेल यू, उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि फिक्स्ड प्राइस शॉप मींस इस चीज का रेट इतना है, तुम्हें कम लगता है तो भी ठीक है, ज्यादा लगता है तो भी ठीक है, प्राइस फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल कोका कोला कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक जब आप लेके आते हो तो उसकी चीनी का टेस्ट फिक्स्ड है। आपने पिया, आपको बहुत मीठी लग रही है, किसी दूसरे ने पिया उसको लगा नहीं फीकी सी है, वो अपनी कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेंगे, वो आपको कम लगती है, ज्यादा लगती है, दिस इज योर प्रॉब्लम। तो डिफाइन का मतलब है किसी चीज को पर यूनिट वॉल्यूम या किसी अमाउंट को डिफाइन कर देना सो दैट सबके लिए एक जैसा है, चाहे उनकी फीलिंग्स उसके बारे में कुछ भी हो। तो आपसे कहते हैं डिफाइंड कंसंट्रेशन टर्म्स आर मस्ट फॉर केमिकल स्टडीज। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको लैब में जाना है और लैब में चीजें टेस्ट करके नहीं देख सकते क्योंकि बहुत सारे केमिकल तो पॉइजनस है। वो कहते हैं हम चीजें टेस्ट तो कर ही नहीं सकते, फिर क्या करेंगे? फिर हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि हम डिफाइंड टर्म्स की हेल्प ले लें।
जब डिफाइन ही कर दिया कि 1 ग्राम 100 ग्राम्स में डिसॉल्व करना है तो वो डिफाइंड है, बस आपके लिए फिक्स हो गया। अब आप सॉल्यूशन बनाओ या मैं बनाऊं, हमें पता है कि 100 ml के अंदर 1 ग्राम सॉल्यूट डालना है, तो फिक्स कर दिया ना। तो ऐसे वो कहते हैं कि वी कैन हैव सम डेफिनेशंस, दोज आर यूज्ड फॉर डिफाइनिंग कंसंट्रेशन। बेटे कंसंट्रेशन टर्म्स दो तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। एक कैटेगरी है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो उनका कहना है कंसंट्रेशन टर्म्स दो तरह से पढ़ी जा सकती हैं। वन कैटेगरी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स एंड अनदर कैटेगरी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स आर देयर, राइट। बट जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म की बात करते हैं तो ये वो टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी, और आप याद रखोगे these terms involve volume in their definitions। इनमें आपके पास definitions में volume involved है। हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, therefore concentration term depends on temperature। तो आप कहोगे वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट टर्म है, इसलिए कंसंट्रेशन टर्म भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, यूनिट्स है ग्राम पर लीटर, फॉर्मेलिटी। तो these terms are temperature dependent। अब फिर वो कहते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसी टर्म डिफाइन करनी हो तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, तब तो आप कहोगे these terms involve mass और moles in their definition। इनकी डेफिनेशन में सिर्फ मास और मोल्स ही होते हैं, राइट। अगर किसी टर्म में मास और मोल्स है तो मास क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हमारी बॉडी का वेट गर्मियों में और सर्दियों में अलग नहीं आता। ऐसे मोल भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब जब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते तो ये कंसंट्रेशन टर्म भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है जी। तो मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोल्स आर आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एग्जांपल्स हमारे पास हैं मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, mass by mass percentage, mass by mass percentage, mass fraction, then we have ppm, then is ppb। तो these terms are temperature independent। तो इसका मतलब हमें ये सारी टर्म्स जो है इनके नाम पहली बार सुनने को मिले। कुछ टर्म्स आपने पहले भी सुन रखी थी और कुछ आपने नई भी सुनी होंगी। तो आपके पास जैसे हमने पहली टर्म देखी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये आप सब ने अपनी लैब में पक्का पढ़ा होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस टर्म इन योर लैब? रेज योर हैंड्स प्लीज। कितने लोगों ने ये टर्म कभी पढ़ी थी लैब में बॉटल्स के ऊपर? 1। बाकी सबके स्कूल में लैब में नहीं लेके जाते थे?
मयंक एंड दीपांश, ओके। समरीत, तो बेटे जब भी लैब में जाओगे तो लैब में हमेशा, यश, गुड, तो लैब में हमेशा बेटा ये लिखा होता है ऊपर, बॉटल के ऊपर ना लिखा होगा डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, लेकिन अब आप जो टर्म्स कर रहे हो ये डिफाइंड है, ये आप खुद बनाओगे, यानी आप लैब में अब जाओगे तो आप इन्हीं टर्म्स के बारे में जो प्रैक्टिकल करोगे, नाउ योर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व दीज टर्म्स, ठीक है। सबको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है बेटे? ओके, नवनीत एक बार फिर से बेटा रिकनेक्ट करके देख लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना सिग्नल में। हाँ जी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब है बेटे मास और वॉल्यूम, दो टर्म्स है मेरे पास। अगर तो मास एक ऐसी चीज है जो गर्मी और सर्दी या 25 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री के साथ चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप गर्मियों में 1 किलोग्राम शुगर खरीदो और सर्दियों में अगर आप 1 किलोग्राम शुगर खरीदोगे तो वो सेम ही किलोग्राम रहेगा, देयर इज नो चेंज। इसीलिए जब हम कोई शॉपिंग करते हैं ग्रोसरी की या आप कभी घर के सामान की शॉपिंग करते हो तो जो चीज किलोग्राम्स में खरीदी जाती है उसका वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो मास ही तो खरीदना है, तो सर्दी गर्मी से फर्क नहीं पड़ता, 1 किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम। वॉल्यूम एक ऐसी टर्म है, वॉल्यूम के का क्या होता है कि जैसे पानी है, गर्मियों में फैल जाएगा, इट हैज मोर वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, विंटर्स में वॉल्यूम कम हो सकता है, तो वो कहते हैं चीजें सिकुड़ जाती हैं या फैल जाती हैं, दैट इज अ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो जब कोई चीज फैल जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, जब सिकुड़ जाए तो वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है, राइट? तो वॉल्यूम हैज रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर, बट मास एंड मोल्स आर नॉट रिलेटेड टू टेम्परेचर। ओके, समझ आया? हाँ जी बेटी, बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. चलो, ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। बेटा इनमें से हम बाकी सारी टर्म्स डिफाइन करेंगे एक्सेप्ट नॉर्मेलिटी, इसको अभी हम नहीं करेंगे, बाकी सारी टर्म्स आप इसी क्लास में इसी एग्जाम में पेपर में करोगे। तो +1 में हम अभी नॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, बाकी की सारी टर्मिनोलॉजी हम अभी करेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। अब हमने इंट्रोडक्शन ले लिया टॉपिक का, अब टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बाद नाउ वी आर मूविंग ऑन टू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो हेडिंग लिखेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स यानी ऐसी टर्म्स जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है ना। तो फर्स्ट टर्म वी आर मूविंग ऑन टू इज मोलैलिटी। Symbol of molality is small m. Symbol is small m. Molality. Molality होता है बेटा, it is number of moles of solute per liter of, sorry, per 1000 gram of solvent। अब पर 1000 ग्राम लिख सकते हो और यू कैन राइट पर किलोग्राम, पर तो एक ही। तो मोलालिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? तो मोलालिटी वी कैन से इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम और किलोग्राम of solvent, right? ठीक है, यहां तक समझ आया? Yes, ma'am.
अब हम कहेंगे मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो B मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर सॉल्यूट। जो A है दैट इज सिंबल फॉर सॉल्वेंट, और अगर मैं S लिखूंगी तो दैट इज फॉर सॉल्यूशन। अभी फिलहाल मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो कह रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए? इन किलोग्राम। तो मोलालिटी इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो NB upon WA in kilogram. This is molality. अब जब आप मोलालिटी की बात कर रहे हो और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यहां आपने लिखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? अब मुझे सोच के बताना बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 grams of solvent। तो 1000 ग्राम को हम किलोग्राम भी लिख सकते हैं ना? क्या हो? हाँ जी बच्चे, समझ आया? चलो अब आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। क्या नंबर ऑफ मोल्स को ऐसा लिख सकते हैं? ध्यान से देखना बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम्स में होता तो मुझे किलोग्राम्स में बनाने के लिए क्या करना पड़ता? डिवाइडेड बाय 1000। जब इसको डिवाइडेड बाय 1000 करती 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता। यस। और नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, एंड दिस फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। तो ये हमारे पास मोलालिटी के फॉर्मूलाज बन गए। तो पहले मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम यानी किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फिर मैंने आपसे कहा अगर ये किलोग्राम की बजाय ग्राम्स में होगा तो आप इनटू 1000 करोगे, क्योंकि ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख दिया? NB इज रिटन एज WB अपॉन MB, क्योंकि आप सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया। चेक करो बेटे, ये फॉर्मूला समझ आया? Yes, MB क्या है? MB is molar mass of solute. MB is molar mass of solute. WB हो जाएगा आपका weight of solute. Right? मतलब सेकंड स्टेप है आपने वेट ऑफ हाँ, जब मैंने ग्राम्स में लिखा तो ग्राम से किलोग्राम कैसे बनाते हैं? डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? ठीक है। तो मोलालिटी इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम और पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एंड नाउ वी हैव दीज थ्री फॉर्मूलाज। फॉर्मूला तो एक ही है, मेन फॉर्मूला तो यही था, बस उसको मैंने मॉडिफाई किया है, सिर्फ सिंप्लीफाई करते गए यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग, या फिर मोल्स को एज अ फॉर्मूला पुट कर दिया। राइट? डन हो गया? चलिए आगे। अब मुझे इस फॉर्मूला में ध्यान से देख के बताओ, इन दिस फॉर्मूला कहीं पे भी वॉल्यूम है? नहीं, सब जगह मास, मोलर मास, वेट, अगेन वेट, मोल्स, कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है। और ये सारी टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। इसका मतलब ये टर्म क्या हो गई? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
डन? समझ आया? चलो Yes, ma'am. एक क्वेश्चन लिखते हैं, मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, आप पहले इसको समझो कि क्या करना है। मैंने आपसे कहा कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन if 4 grams of NaOH is dissolved in 500 grams of solvent. So my question is calculate molality. Calculate molality of a solution if 4 grams of NaOH, 4 grams of NaOH is dissolved in 500 grams of solvent. करो जरा solve. क्या गिवन है पहले देखो, व्हाट इज WB, क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ कि वहां पे वेट ऑफ सल्यूट कितना है। व्हाट इज वेट ऑफ सल्यूट? 40 grams. And 4 grams. 4 grams, right. What is molecular mass of solute? 40 grams. 40 grams, correct. Molar mass आ गया. What is weight of solvent मेरे पास है 500 grams. और अब मुझे चाहिए molality. तो molality is weight of solute upon molar mass into 1000 upon weight of solvent. तो ये आ गया बेटे 4 by 40, हाँ जी बिल्कुल ठीक, बोलो कितना आ रहा है? 0.2. आप इसके साथ लिखोगे मोलल, या तो आप मोलल लिखोगे या फिर आप देख सकते हो 0.2 मोल पर किलोग्राम। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मोलल या फिर 0.2 मोल पर किलोग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट इफ यू हैव? समझ आया? सब लोग चेक करो बेटे, सबको समझ आ गया अच्छे से? पराग, रितम, सौम्या, समझ आ रहा है? ओके। गुरवीर सिंह, हरजस, ओके। मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, जस्ट सेकेंड क्वेश्चन यहीं से बिठा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन सबने लिख लिया है ना? माय सेकेंड क्वेश्चन इज calculate molality of solution if 9.8 grams of sulfuric acid dissolved in 2 kilogram of solvent. Second question is on the board. Try to solve the second question. अमोल समझ आ रहा है बेटे? 10 raised to the power -2. हाँ जी बेटा। फर्स्ट वाले का आंसर 2 आएगा या 0.2 आएगा? 0.2, नीचे 10 था ना, नीचे एक 0 बचा हुआ था। 4 by 40, तो 4 by 40 is 1 by 10. 4 by 40 into 1000 by 500 to 500 तो 030. 500 दूसरा ऐसा था बच्चे, देखो 4 by 40 into 1000 by 500, तो 500 दूसरा 1000, 4 and 4 कैंसिल, तो इस 0 का एक डेसिमल लगेगा ना ऊपर, 0.2 आएगा। ठीक हुआ? ठीक है बच्चे? करो नेक्स्ट। अब बताओ वेट ऑफ सल्यूट कितना है? व्हाट इज वेट
of solute? 9.8 grams. What is molar mass of sulfuric acid? 98. तो आपने सल्फर 32 लिया, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16. वेट ऑफ सॉल्वेंट अब आपके पास कितना है? 2 किलोग्राम. आंसर इज क्या आपने इस बार ऐसा लिखा? राइट? हाँ जी बेटा, ठीक आ रहे हैं? तो 0.05 मोलर इज योर आंसर. तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सबको क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, गुड. तो ये हमारे पास था मोलैलिटी. वन टर्म वी आर डन विद, दैट इज कॉल्ड. हाँ जी बेटे बोलो. वेट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा ग्राम में देना. अगर आप ग्राम्स में लोगे ना तो फिर ये 1000 आ जाएगा, तो ये 2000 बन जाता, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाता, तब भी सेम आता. आप एक फॉर्मूला याद कर लो ना, इसमें आपने ग्राम्स में लिया हुआ है. अगर आप यहाँ किलोग्राम है तो फिर ग्राम्स बनाओगे, 1000 by 2000 तब भी करना ही पड़ेगा. राइट? ठीक है बच्चे, समझ आया? करें आगे? यस. तो ये हमारी एक टर्म सॉल्व हो गई, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी. समझ आ रहा है सबको? डेफिनेशंस हमें याद करनी पड़ेंगी, और ये वो टॉपिक है जो +1 और +2 दोनों क्लासेस में चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. +2 में बेटा पूरा एक चैप्टर है सॉल्यूशंस, उसमें सारा यही सब कुछ है. इट मींस +2 में भी चाहिए हमें, +1 में भी चाहिए. तो अभी हम याद करेंगे, +2 में इसको अप्लाई करेंगे. अभी हम कुछ डेफिनेशंस याद कर लेंगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, और +2 में पूरा एक चैप्टर इस पे बेस्ड है, इसलिए बहुत ध्यान से समझो पहले. माय सेकंड टर्म इज मोल फ्रैक्शन. सेकंड टर्म वी हैव इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज, सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है x. तो हम कहते हैं इट इज number of mole of given component divided by total number of moles of all components. The number of moles of given component divided by total number of moles of all the components. तो given component के जितने भी moles हैं, और उसको जितने भी components हैं सबके moles से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. राइट? चलो देखते हैं कैसे. वो आपसे कहते हैं कि अगर एक कंटेनर में लेट अस सपोज A, B और C तीन चीजें पड़ी हैं. A के मोल्स हैं Na, B के मोल्स हैं Nb और C के मोल्स हैं Nc. तो इसमें आपके पास तीन चीजें हैं, कोई भी 3 थिंग्स, एनी 3 थिंग्स, गैसेस, लिक्विड्स, कुछ भी. अब अगर आपके पास ऐसा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड किससे करेंगे? Na प्लस Nb प्लस Nc.
हाँ जी, 80 मोल फ्रैक्शन। हाँ ये A का मोल फ्रैक्शन है। आप बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या आएगा? NE plus divided by NA Yes, NB, NA plus NB plus NC, right? Now mole fraction of C, NC divided by correct? यानी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हाँ जी बेटे, नंबर ऑफ मोल्स तो आप होंगे मोल फ्रैक्शन तीनों का निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन आप किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, ध्यान से देखो, XA is NA upon NA plus NB plus NC. XB is NB divided by total number of moles, and in the same manner XC is number of moles by total number of moles. हाँ जी बेटे, यहाँ तक बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? Done? Okay. अब आपके पास जब आपने मोल फ्रैक्शन यहाँ तक कर लिया तो वो कहते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस। सोच के देखना जरा बेटे, if it is XA plus XB plus XC, it is always equal to 1। करके देखें, यहाँ समझ आ गया? अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या मान आएगा? Yes. So sum of mole fractions is always equal to 1. Sum of mole fractions of all the components of a solution is always equal to 1. वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, फ्रैक्शनल टर्म्स का टोटल हमेशा 1 ही होता है। जैसे एक चीज के 4 फ्रैक्शंस कर दिए तो सम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस इज 1। तो वो आपसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन की सारी टर्म्स अगर आपने लिख लिए तो उनका जो टोटल होगा दैट इज गोइंग टू बी 1 ऑलवेज। फॉर एग्जांपल देखो जरा, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 32 gram sulfur dioxide and 2.8 gram nitrogen। अगर आपके पास ये तीनों हैं are mixed together, अब मैंने आपसे पूछा what is mole fraction of hydrogen in this mixture? क्या आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन? अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। पहले सबके नंबर ऑफ मोल्स बनाओ और फिर देखो कि क्या आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर पाओगे। सबसे पहले सबके मोल्स बनाएंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, यू नो इट। कैसे बनाते हैं नंबर ऑफ मोल्स? कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 2 by 2 is 1. सल्फर डाइऑक्साइड 1 by 2. 1 by 2. वेरी गुड, 1 by 2, 0.5 हो गया। नाइट्रोजन 0.1. number of moles of nitrogen is 2.8 by 28, it is 0.1। अब हमें क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखूं? 1 by 1 plus 0.5 plus 0.1, तो 1 upon 1.6
यानी 10/16, 10/16 is 5/8. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज, हाँ वो डिपेंड करता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यू हैव टू सॉल्व इट इन पॉइंट्स, और अगर सब्जेक्टिव है तो फिर तो ऐसे भी दिया, ऐसे भी करके आ सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। अगर कर भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5/8 यानी 50/8 हो जाएगा, डेसिमल में देखो 0.625। ये आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया। और बेटा मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, क्या आप समझ पा रहे हो कि मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, होगा ना यूनिटलेस। देखो मोल्स बाय मोल्स, तो मोल और मोल तो कट ही गया, हाँ जी। तो मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इट मींस आपने जब रेशो ली है मोल्स बाय मोल, तो मोल और मोल की रेशो क्या आएगी, यूनिटलेस। तो मोल फ्रैक्शन इज अ कंसंट्रेशन टर्म व्हिच इज यूनिटलेस बाय नेचर। हाँ जी बेटे, एनी डाउट टिल दिस, समझ आया? डन? हाँ जी बोलो। थोड़ा सा लाउड बोलो प्राग, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियरली। मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके ओके। तो सब लोग जरा दोनों डेफिनेशंस को एक बार फिर से सुन लो तब तक। पहले हमने किया मोलालिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, फिर हमने किया मोल फ्रैक्शन, दैट इज अगेन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इस टर्म में भी मोल मोल की रेशो है, मोल्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मान लो आपने 1 मोल शुगर खरीदी, तो गर्मियों में भी 1 मोल रहेगी, सर्दियों में भी 1 मोल ही रहेगी, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। तो मास और मोल ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। फिर आपने याद रखना है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फिर हमने ये समझा कि मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, और हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया दैट इज अबाउट हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। चलिए आगे। ड्रॉपिंग क्वेश्चन दूंगा। हाँ करिए। समझ आ रहा है सबको? जॉय, यश, समझ आ रहा है बेटा? तो अभी फिलहाल आपने देखना है कि आपने डेफिनेशन पढ़ी और आपको याद रह जाए कि मोल फ्रैक्शन एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, और उसके बाद हमें ये समझ आना चाहिए कि उसे निकालना कैसे है। नेक्स्ट टर्म वी आर मूविंग ऑन टू, हमारी अगली टर्म है, चलो पहले एक न्यूमेरिकल और कर लो। One mole of sugar is dissolved in 1000 grams of water. What is mole fraction of sugar in that solution? What is mole fraction of, बाइक ऑफ कर लो बच्चे, किसी की बाइक से आवाज आ रही है, of sugar
in solution. C12H22O11, that is sugar. करेक्ट है, डिस्करेक्ट हो गया था बेटा। अब देखो आपके पास सॉल्यूशन में क्या क्या है। इन योर सॉल्यूशन वी हैव टू कंपोनेंट्स, वाटर प्लस शुगर, राइट? समझ आ रहे हैं सबको? अरमान समझ आ रहे हैं बेटा? सौमिल, अब बताओ शुगर के मोल्स कितने हैं? हाउ मेनी मोल्स ऑफ शुगर? 1. इट मीन्स आपके पास शुगर को अगर मैं B मान लूं तो इसके मोल्स हो गए 1. वाटर के बारे में क्या गिवन है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम्स। तो क्या आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो? Yes or no? 1000 divided by 18, 55.55 and so on. अब मुझे तो चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर. It means number of moles of sugar divided by total number of moles. Sugar plus number of moles of water. तो क्या आंसर आ गया मेरे पास? 1. Yes. तो आप हो गए, it comes out to be 1/56.555. तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बेटे, समझ आ गया यहाँ तक सबको? तो ये हमारी एक और टर्म क्लियर हो गई, हमें डिफाइन कर ली हमने मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यहां हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलालिटी। वो आपसे कहते हैं कि अगर मान लो मोलालिटी गिवन हो और आपको मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, फिर तब भी तो निकालना ही पड़ेगा ना। और अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है और मोलालिटी पूछ लिया तब, तो आपका आंसर है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ solvent. This is a direct relationship between mole fraction and molality. यानी अगर आपके पास मोलालिटी है और आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, समझ आया ये बात? अब ये फॉर्मूला आया कैसे है? फ्रॉम वेयर वी हैव दिस फॉर्मूला? वो आपसे कहते हैं, जरा ध्यान से देखो, 1 मोलल क्या मतलब होता है? 1 मोलल हम कहेंगे 1 मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना? 1 मोलल का मतलब होगा 1 मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये ठीक है?
आप मुझे बताओ, इतनी सी बात को पढ़ के मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? 1 है ना? वन मोलर का मतलब है मोलैलिटी इज 1 और 1 मोलर का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर 1 मोलर है इसका मतलब 1 मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना? जैसे 10% का मतलब क्या होता है? 10 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तब ये परसेंटेज मतलब आपके पास 90% आए, इसका मतलब मुझे समझ आ गया 100 में से 90 आए। आपके पास 99% आ रहे हैं, इसका मतलब हर बार 100 में से 99 आ रहे हैं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं 1 मोलर का मतलब क्या हुआ? 1 मोल इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बन गया मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स बन गए 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखो क्या ऐसा होगा, क्योंकि 1000 ग्राम है और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज Ma। अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा? 1 प्लस 1000 बाय Ma आएगा और 1 क्या है? इट इज मोलैलिटी। आ गया ना? ये रिलेशनशिप लिखा था मैंने। बेटे 1 मोलर मीन्स व्हाट? 1 मोलर, ध्यान से देखो, अगर मैं कहीं पे भी 1 मोलर बोलती हूँ, 1 मोलर का मतलब होगा 1 मोल फिक्स हो गया इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 मोल इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा? वेट अपॉन मोलर मास, 1000 बाय मोलर मास। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मैंने आपसे कहा ये 1 किसकी वैल्यू थी? मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 1000 बाय Ma। तो ये आपका वो फॉर्मूला है जो मैंने यहां लिख दिया है। तो वो कहते हैं कि अगर मोलैलिटी गिवन हो तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, और अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं, राइट? तो मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो कई बार क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.4। अगर ये 0.4 है और आपको मोलैलिटी निकालने को कह दिया तो निकाल देना बस। क्लियर हुआ? चेक करो बेटे, समझ आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर देखो, उसके नीचे वाला 1 प्लस आपका फॉर्मूला देखो क्या होता है? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 1000 बाय Ma। ठीक है, याद आ गया? आपको डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमें एक्सप्लेन करो कि कैसे रिलेटेड है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक रिलेशनशिप है। यू मस्ट लर्न दिस रिलेशनशिप ईदर बाय राइटिंग इट वंस अगेन। आप इसे 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, याद हो जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। आज ठीक है।
Next term we are going to start is mass fraction. Correct? हो गया बेटा, लिख लिया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now mass fraction is, ध्यान से देखो इधर, amount of solute per gram of solution. अब अगली चारों definitions एक ही जैसी हैं. Next 4 definitions are identical, similar कह सकते हो आप. These are similar type of definitions. जरा इनको समझ लेते हैं और फिर हमारी एक कैटेगरी खत्म हो जाएगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स. फिर जब मास फ्रैक्शन होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी आप ये कह सकते हो मास फ्रैक्शन इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, बस. या फिर आप कह सकते हो वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से. तो ये आपके पास बन गया मास फ्रैक्शन. तो मास फ्रैक्शन हो गया वेट ऑफ सोल्यूट यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर ग्राम. फिर वो कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज. अब डेफिनेशन में जरा सा चेंज आएगा बस. तो मास बाय मास परसेंटेज इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, amount of solute per 100 grams of solution. तो mass by mass percentage is amount of solute per 100 grams of solution. तो आप होगे mass by mass percentage, m by m percentage. फॉर्मूला बन जाएगा weight of solute by weight of solution into 100. यानी मास फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो तो मास परसेंटेज बन जाता है. तो मास फ्रैक्शन whenever multiplied with 100 it becomes mass percentage. नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास है ppm. It is also named as parts per million. तो पार्ट्स पर मिलियन, इसकी डेफिनेशन बनती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन. आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करूंगी फॉर्मूला में? मिलियन इज 10 raised to power plus 6. 1 million is 10 raised to power 6. और फिर वो कहते हैं एक और टर्म थी ppb, that is parts per billion. parts per billion. So now this term is amount of solute per बिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन. आप बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? WP upon WS into 10 raised to power 9. करेक्ट. तो पार्ट्स पर बिलियन, हाँ जी, हाँ, B is always solute, S is always solution, A is always solvent. ठीक है, क्योंकि हमने खुद ही तो ये टर्म्स डिफाइन किए ना. तो ये हमारे पास हो गए नेक्स्ट 4 टर्मिनोलॉजीज टर्म्स. 2 टर्म्स हमने स्पेशली बहुत डिटेल में थोड़ा अच्छे से करी थी, बाकी को लगा कि तो एक जैसे ही हैं, सारे मिलते जुलते से हैं, है ना. तो मास फ्रैक्शन में इनटू 1 है, मास परसेंटेज में इनटू 100. सारी यूनिटलेस है बेटे, ऑल आर यूनिटलेस. मास फ्रैक्शन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन.
तो आप कहते हो मान लो WS में W ग्राम प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? तो WB अपॉन WS आ जाएगा ना। तो यूनिटरी मेथड से सारी टर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं अगर आपको पूछा गया मास फ्रैक्शन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमेशा क्या होते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और मास फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते थे। जल्दी से चारों डेफिनेशंस और उनके फॉर्मूलाज लिखेंगे और फिर हम इनके आपस के देखते हैं रिलेशनशिप। जैसे मुझे साफ दिख रहा है कि मास फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो तो मास परसेंटेज, मास फ्रैक्शन को 10⁶ से मल्टीप्लाई करो तो ppm, मास फ्रैक्शन इन 10⁹ इज ppp, है ना? जल्दी से नोट करेंगे, शाबाश करो इसे। Done? So we have finished with temperature independent terms. अब हमारे पास सारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स खत्म हो गई हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या आप समझ पा रहे हो? मास फ्रैक्शन into 100 is mass percentage into 10⁶ कर दें तो ppm, और into 10⁹ कर रहे थे तो ppb। आप मुझे सोच के बताओ, मास बाय मास परसेंटेज into डैश इज इक्वल टू ppm। क्या लिखो? 10⁴, करेक्ट। तो बेसिकली एक टर्म अगर समझ आ जाए तो बाकी सब अपने आप समझ आती जाती हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड द टर्म्स इजीली। अब मुझे सोच के बताना जरा बेटे, इफ आई राइट 10% मास बाय मास यूरिया सॉल्यूशन इन वाटर, इसका क्या मतलब समझ आता है आपको? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म व्हेन आई राइट 10% mass by mass urea solution in water? क्या समझ आया? What do you understand by this term? क्या मैं ऐसा कह दूं 10 ग्राम यूरिया in 100 ग्राम सॉल्यूशन, कह सकती हूँ मैंने? तो आप मुझे सोच के बताना बच्चे, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? सॉल्यूट is 10 ग्राम, सॉल्यूट 10 ग्राम, right? 100 ग्राम का सॉल्वेंट is 40 grams and सॉल्वेंट is 90 ग्राम्स, करेक्ट। बेटे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन, राइट? तो ये हमारे पास आ गया 90 ग्राम्स। इट मीन्स जब वो ये वर्ड बता देते हैं तो काफी कुछ तो बता ही दिया।
है ना? क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इफ फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CONH2? दिस इज फॉर्मूला ऑफ यूरिया. क्या आप मुझे मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बता सकते हो? What is molecular mass of solute? Somil. Molecular mass of solute कितना आएगा? Be loud. 60. Correct. 60 ग्राम्स आ रहा है. और सॉल्वेंट का मास कितना है? मोलर मास 18 ग्राम्स. करेक्ट. बेटा अगर ये सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं, इफ यू नो ईच एंड एवरीथिंग, कैन यू कैलकुलेट मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया और मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन? क्या आप ये सब निकाल सकते हो? कैन यू कैलकुलेट दीज 4 टर्म्स? निकालो. उससे पहले इनके फॉर्मूलास लिखो, फिर इन वैल्यूज के बेसिस पे आंसर निकालना है. तो आपने बताना है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन. राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द 4 टर्म्स एंड कैलकुलेट द टर्म. मेरा क्वेश्चन बस इतना था, देखो मुझे सिर्फ इतना ही लिख के देना था आपको, बाकी तो सब कुछ आप ही को लिखना पड़ा. अ सिंपल न्यूमेरिकल फ्रॉम द एग्जामिनर साइड, लेकिन आपको ये सारी टर्म्स समझ आनी चाहिए. तो एग्जामिनर के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, उसने बना दिया, बस इतना लिख के छोड़ दिया और कह दिया कैलकुलेट मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन. तो अगर आप ये सारी टर्म्स खुद निकाल पा रहे हो तो सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा. जस्ट ट्राई टू सॉल्व मोलालिटी. फॉर्मूला इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास into 1000 upon weight of solvent. Mole fraction, number of moles of solute, solute plus solvent. Mass fraction is weight of solute upon weight of solution. Here solute upon solution into 10 raised to power 6. बहुत ही आसान है, तो कुछ बचा ही नहीं करने, सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल सी करो. शाबाश. Ten by 60, 1000 by 90. Is it clear? Ma'am, 1.85. 1.85 मोलन है ना. चलो नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन. Ten by 60 प्लस 90 by 80. क्या आपने ऐसे ही किया? राइट. करेक्ट हो रहा है सॉल्व. मास फ्रैक्शन सीधा ही आ रहा है 10 by 100, that is 0.1. parts per million is 10 by 100 into 10 raised to power 6. It means it comes out to be 10 raised to power 5.
ये कितना आया 1/6 अपॉन 1/6 प्लस 5। कर लोगे सॉल्व? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छे से देख के बताओ बेटा, ये सारी टर्म्स अगर हमें डेफिनेट फॉर्मूलाज याद हो जाए, अभी तो आपको फॉर्मूला थोड़े इसलिए लग रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो आपके लिए आसान है ना, फिर तो मुश्किल नहीं है। तो इट मींस मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे एंड देन यू फील इट इट्स वेरी इजी, फिर मुश्किल कुछ नहीं है। आप देखते हैं, जरा देखो क्वेश्चन। (11.95 parts per million chloroform in water मैंने आपसे पूछा व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म। And what is its molality? पढ़ो जरा क्वेश्चन ध्यान से। Mass percentage is 1.195 okay. तो आपके पास पार्ट्स पर मिलियन, ये आपके पास है बेटे वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 10⁻⁶ और मास परसेंटेज ये मुझे पता है कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल सी बात है, रेशियो लेने में ये फायदा था कि ये सब कट जाता, दिस इज गोइंग टू बी 10⁻⁴ रह जाता। इट मींस 11.95 divided by mass percentage is equal to 10⁻⁴। तो ये आ गया मास परसेंटेज 11.95 10⁻⁻⁴। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, ये बात समझ आ गई सबको? क्योंकि मुझे पता है मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी चारों ही रिलेटेड है, बिल्कुल एक जैसी टर्म्स है। तो रेशियो लेने से ये फायदा होता है कि जो कटना है वो कट जाता है और आपका कैलकुलेशन सामने है आपके। तो दिस कैन बी इजीली डन, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते थे। ओके, समझ आया यहां तक? अब आपको कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। बेटे 11.95 ppm का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 11.95 ppm? (11.95 grams in million parts of solution. Can you tell me weight of solute, molar mass of solute, weight of solution, weight of solvent? क्या आप ये चार टर्म्स मुझे बता सकते हो? मैंने लिख दिया 11.95 ppm का मतलब है 11.95 grams in 10⁻⁶ parts. कोमल बोलो। वेट ऑफ सल्यूट बताओ जी, वेट ऑफ सल्यूट (11.95 grams. Molecular mass or molar mass of this solute बोलो।
119.5, राइट। सॉल्यूशन का वेट कितना है 10⁻⁶। अब मुझे बताओ सॉल्वेंट कितना होगा, बोलो। 10⁻⁶ minus 11.95। इट मीन्स 1 मिलियन में से आपने 11.95 माइनस करना है तो वो सॉल्वेंट आ जाएगा। बेटा ये इतनी छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू दिस 1 मिलियन, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस पार्ट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक छोटी सी वैल्यू का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं होता। साइंटिफिकली देखा जाए तो वो कहते हैं कि 1 मिलियन में से अगर आप इतना माइनस ना भी करो या कर भी दो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस कैन बी निग्लेक्टेड क्योंकि इट इज वेरी स्मॉल। इट इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू मिलियन। ये कंपैरिजन में देखा जाए तो छोटी है, अदरवाइज तो बड़ी थी। तो 10⁻⁶ के टर्म में कंपैरिजन में 1 मिलियन के कंपैरिजन में ये बहुत छोटी वैल्यू थी। ये बिल्कुल वैसी बात है बेटा, आपने किसी से 1 लाख 10 लाख रुपए ले रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि नहीं 11 रुपीज और मुझे दे के जाओ या माइनस करने हैं मैंने या देने हैं आपको। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन 10 लाख के सामने 11 रुपीज की कोई खास वैल्यू नहीं नजर आती। तो आप यही कहोगे ना कि कोई बात नहीं 11 कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप 10 लाख लेके घर आ जाओगे। तो 11.95 रुपीज जैसे 10 लाख में प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसे निगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं कर सकते। सोचो जरा, इसको मल्टीप्लाई करना है 11.95 से, फिर बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो आप 11.95 को इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो अब आपने इसको इग्नोर कर दिया, ये बन गया 10⁻⁶, इतना ही बच गया। मुझे कैलकुलेट करना है मोलालिटी। तो व्हाट इज मोलालिटी? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास into 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आप आगे इस कैलकुलेशंस कर सकते हो एंड दैट विल बी योर आंसर। हम इसे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 10⁻³ -3, 100 और ये 10 कैंसिल। आंसर इज 10⁻⁻⁴ मोलल। तो ये आपके पास आ गई मोलालिटी। समझ आया क्वेश्चन? इट्स अ गुड क्वेश्चन। वो आपसे कह रहे हैं इसका मतलब पार्ट्स पर मिलियन अगर आपको समझ आ गया है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू गेट परसेंटेज, हाउ टू गेट मोलालिटी, क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट समझ आना चाहिए। दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। क्लियर? समझ आया यहाँ तक? डन। +1 क्लास हमने कितनी डेफिनेशंस करी? 6। तो 6 स्टेटमेंट, 6 डेफिनेशंस वी हैव डन। हमें ये समझ आया कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, करेक्ट। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मोलालिटी में सिर्फ एक ही ऐसी डेफिनेशन मैंने बोली जिसमें मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया। वो कौन सी थी? दैट इज योर मोलालिटी। क्योंकि मोलालिटी में आप सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, आप कहते हो वेट ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वाला टर्म डिफाइन करने में कब यूज हुआ? सिर्फ मोलालिटी में। बाकी सारे टर्म्स में हमने क्या यूज किया? सॉल्यूशन। देखो मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर मास परसेंटेज क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी सिर्फ एक मोलालिटी ऐसी टर्म है जिसमें आप वेट ऑफ सॉल्वेंट वर्ड यूज करते हो। बाकी सब में हम वेट ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन ही यूज कर रहे थे। हमने और कौन सी टर्म्स कवर अप कर ली हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। दीज टर्म्स वी हैव डन। हाँ जी बेटी, यहाँ तक बताओ, समझ आया सबको अच्छे से? गॉट इट? चलो, तो अभी आपने ये सारी टर्म्स पढ़ के आना है और अभी हम
एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने की पोजीशन में आ गए। वी कैन नाउ सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो अब मैं आपको मार्क करवा देती हूँ बेटा, वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप नेक्स्ट क्लास में करके आओगे और अब आपको एनसीईआरटी समझ आनी चाहिए, है ना। नाउ यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। राइट डाउन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2, 3, 4, 1.1 till 1.4। राइट, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो 1.7, 1.1, 2, 3, 4, देन 1.7, 1.8, 1.9, 1.10। लिखते जाओ बेटे, क्वेश्चन नंबर्स में बोल रही हूँ जो, क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। तो अब आप कर सकते हो, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ। आई रिपीट 1.1 से लेकर 1.4 तक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, देन 1.7, 1.8, 1.9, 1.10। उसके बाद आप कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 12 से लेकर आप कर पाओगे 24 तक, 12 to 24, देन 25 रहने देंगे, वो अगली क्लास के बाद कर लेंगे। 24 के बाद 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 and then 36, 34 and then 36। सिर्फ मैंने वो क्वेश्चन छोड़े हैं जिनमें मोलैरिटी वर्ड आएगा, उनको छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आप करके आओगे मेरी क्लास में। विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस और एक असाइनमेंट वो मोल कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट की 1 असाइनमेंट, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस मैंने अभी बोले हैं वो सब के सब ट्राई करके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें मोलैरिटी और 2-3 और डेफिनेशंस करनी है, देन विल बी फिनिश्ड विद दिस चैप्टर। हमारा ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गया। तो अब आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा स्कूल बोर्ड के लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए। लेकिन कंपटीशन के लिए आपको क्या देखना है, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो धीरे धीरे लेवल ऊपर आता जाएगा, स्लोली एंड स्लोली यू विल फाइंड अच्छा आपको इतना कुछ आता है। राइट, चलो ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। समझ आया सबको अच्छे से? थैंक यू मैम। ओके जी, गॉड ब्लेस यू बेटा।